ये जो तस्वीरें हैं ये वही लोग हैं, मसूद अजहर के आतंकी परिवार के जो लोग मारे गए थे उसकी कब्र है और उस पर आगे डेट तक लिखी हुई है। उसकी ये कब्र अभी भी खाली है, उसका इंतजार कर रही है। हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर। तो ये तक, और आपने अच्छा याद दिलाया मसूद अजहर का बयान कि काश मैं मर गया होता। और आतंकवाद के खिलाफ आपने 6-7 मई की रात लड़ाई छेड़ी थी और हमको उतना ही करना था। बाकी तो जो पाकिस्तान को उसके आने के बाद जवाब दिया जाना जरूरी था उतना ही दिया गया। तो सरेंडर जैसा शब्द इस्तेमाल करना, अपर हैंड आपका था। इसी बात इसका प्रमाण यह है कि खुद पाकिस्तान को अमेरिका के पास जाकर कहना पड़ा कि आप भारत से बात कीजिए, और भारत ने उस वक्त भी यही कहा कि हमें पाकिस्तान से सुनना है ये शब्द, कि पाकिस्तान आकर हमको ये बताए, फोन करके हमको ये बताए कि वो अब आगे लड़ाई बंद करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत उसको मारना बंद करे। आप मत करो भारत की सरकार पर विश्वास। भारत की सेना ने यह बोला, भारत की सेना की डीजीएमओ ने यह बोला, भारत की सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह बोला। कहां कौन सी कंफ्यूजन है? और कोई कंफ्यूजन अगर नहीं है तो साफ है कि आप अपनी एक पॉलिटिकल लड़ाई को इस सेना के डोमेन में लाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी आप। अगर हम बड़े ध्यान से सुने, जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट पूरे विश्व के हैं, चाहे वो स्पेंसर थे, क्रिस्टीन फेयर थे या ऑस्ट्रियन थे, जिन्होंने क्लियरली बताया कि ऑफेंसिव रोल में भी और डिफेंसिव रोल में भी भारतीय सेना ने जो किया वो बहुत ही असीम था। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली? उन्होंने बोली कि इंडिया जीता नहीं है, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा है। ये स्टेटमेंट दिए हैं, ये हमने नहीं दिए, पूरे विश्व ने दिए। यह एक पॉलिटिकल स्पीच थी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ऐसे लीडर्स के साथ है जो इस समय पॉलिटिकल स्पीच देते हैं कि जो देश का इंटरेस्ट है वो सर्वोपम है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं आता। और दूसरी बात आती है कि इसमें इंटेंट दिखता है। आपका इंटेंट क्या है? क्या आपका इंटेंट देश के हित में है या आपका इंटेंट है पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स को स्कोर करने में? अगर आपका इंटेंट पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स को स्कोर करने में है, जो विश्व भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे आप नीचे जा रहे हैं। देश को फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी आर्म फोर्सेस में बहुत मोराल है। हमारी आर्म फोर्सेस ने जो किया है इसके अंदर, चाहे वो आर्मी ने किया है, एयरफोर्स ने या नेवी ने, वो ऐसा है ऐतिहासिक। 90 घंटे और एक्चुअल ऑपरेशन 8 घंटे के अंदर हमने घुटने टिका दिए पाकिस्तान आर्मी के कि वो भागते हुए अमेरिका गए। आप क्यों नहीं देख रहे जो हमने बर्बादी कुछ घंटों में की है? पाकिस्तान में ना तो कभी ऐसा हुआ है, ना विश्व में कभी ऐसा हुआ है कि इतने थोड़े समय में कोई देश घुटनों पे आ जाए। ये विक्ट्री है, ये सरेंडर नहीं है। और सरेंडर कहते हैं 93,000 ट्रूप्स ने जो सरेंडर किया। और अगर आप सरेंडर बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री को, तो एक्चुअली वो देश के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं है। और जब आप कहते हैं कि भारत ने सरेंडर किया है, इससे बड़ी तोहमत आप किसी पे भी नहीं लगा सकते। आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं चाहता हूं इस पर जरा, क्योंकि आज अगर कोई कांग्रेस पार्टी का डिफेंडर आ जाए, कोई उनकी तरफ से सफाई देने वाला, तो वो यही कहेगा, अरे हम देश के लिए थोड़ी कह रहे हैं, अरे हम देश की सेना के लिए थोड़ी हमने सरेंडर शब्द इस्तेमाल किया, हमने तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि आपने सरेंडर कर दिया। फर्क है? वो कोई फर्क एक्चुअली देखा जाए, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो देश को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं तो देश के बारे में बात करते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो किया है इस वॉर के अंदर सभी देश के इंटरेस्ट में किया। और एक चीज मैं बहुत अहम बताना चाहता हूं इसमें, हमने सिर्फ टेरर टारगेट्स पे हिट करना था, और उन 9 टेरर टारगेट्स में जिसमें 100 से ऊपर आतंकी थे, और हमारे पास इनपुट्स थे कि इसमें बहुत ही क्रूर आतंकी भी हैं, जैसे कि अबू जिंदल, हाफिज सईद और उसके 10 से 12 जो क्लोज रिलेटिव्स जिनकी अभी आपने दिखाई हैं ना। मैं ये कहता हूं कि अगर हमारा टारगेट सिर्फ वही था जो हमने एकदम अचीव किया, उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया मिलिट्री स्पेक्ट्रम पे, और तब हमने मिलिट्री स्पेक्ट्रम में जाके जो तबाही मचाई कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। यह चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप बात करते सीज फायर की तो भी समझ आता था, लेकिन सरेंडर की बात आप नहीं कर सकते। और हमने तय किया था कि हम वहां रोकेंगे जहां पे हम चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान। एग्जैक्टली, क्योंकि यह सवाल उठेगा फिर कि आपने भारत की सेना को क्यों रोक दिया आगे लड़ने से या और पाकिस्तान पर प्रहार करने से? जो आप लोगों ने बार बार बात बताई कि लड़ाई हमें पाकिस्तान की सेना के साथ नहीं लड़नी थी, युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ना था। ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया ही नहीं गया था कि आप पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आपने इस कैंपेन को शुरू किया था। फिर इसमें कौन सी बात ना समझ में आने वाली है? और उसमें भी आपने जब
ये कहा कि सीज फायर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, मिलिट्री हॉस्टिलिटीज, वो फिलहाल केवल रोका गया है कुछ वक्त के लिए। तब भी आप ये कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन जारी है। सेना अभी भी हाई अलर्ट पर है। सेना को आज भी आदेश मिल जाए कि कोई कार्रवाई करनी है तो उसको कुछ घंटों से ज्यादा का वक्त नहीं लगने वाला है, और उसके बाद भी इस किस्म की बात। तो मैं आपको पहले इसका एक पॉलिटिकल जवाब भी दिखा देता हूं। राहुल गांधी के इस सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। ये समझना है, सरेंडर तो याद करिए, राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म एल शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजीपीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले। तो ये जवाब था, लेकिन इसमें फैक्ट थे, पॉलिटिकल जवाब था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं। हम बात करते हैं उसके बारे। आज तक 1 महीना हो गया इन्हीं मेहमानों के साथ बात करते हुए, मैंने कभी आप लोगों से किसी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर कोई डिस्कशन नहीं किया। आज तक ना आपसे कभी कहा कि आप किसी पॉलिटिकल बात में किसी ने कुछ कहा उसका जवाब दीजिए, लेकिन आज मामला बिल्कुल अलग है। अब अगर किसी और सबूत की भी दरकार है तो खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुन ले राहुल गांधी। उसी फील्ड मार्शल, फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर के सामने बैठकर क्या कह रहे थे वो, कि हम कुछ करना चाहते थे, उससे पहले भारत ने हम पर ब्रह्मोस से हमला कर दिया। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. जो बात शहबाज शरीफ कह रहे हैं, यह बात कल बड़ी डिटेल में समझाई जनरल अनिल चौहान, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, कि उस रात हुआ क्या था। उन्होंने बताया पाकिस्तान भारत पर हमला करना चाहता था और कर ही रहा था, और 48 घंटे की जंग वो सोचता था कि अभी वो और लड़ेगा और भारत को घुटनों पर लाएगा। लेकिन उसकी 48 घंटे की जंग की तैयारी भारत ने 8 घंटे के अंदर अंदर निपटा दी। 8 घंटे में इतनी एयर स्ट्राइक, इतनी एयर बेसिस पर हमला और इतनी बुरी तरीके से मार पाकिस्तान को पड़ी कि उसने उसके बाद मिसाइल का बटन नहीं दबाया, फोन उठाया और कहा कि हमें मारना बंद करो। सुनिए जरा। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you used military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk, they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. So hence they picked up the telephone. फोन उसने उठाया,
उसको लगा कि मुझे अब मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ये बता रहे हैं जनरल साहब। और 8 घंटे की केवल भारत की वो कार्रवाई थी उस रात 9 और 10 मई की रात को, जिसके बाद पाकिस्तान वाकई अपने घुटनों पर आ गया और उसने सरेंडर किया। और उसके बाद भी सवाल आज ये भारत से पूछा जा रहा है जनरल साहब। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है कि आपने शायद जनरल खंडारे का भी बयान सुना हाँ जी, होगा बिल्कुल, उनका वो हमारे कि प्रोग्राम में आए थे। जब ये बात हुई कि क्या साहब केडारा हिल में इनके न्यूक्लियर असेट्स के ऊपर भी क्या स्ट्राइक हो गई थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर पाकिस्तान उस समय सीज फायर के लिए नहीं बोलता तो क्या भारत लगातार और हमले करता रहता। उन्होंने बोला बिल्कुल। कहने का मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता, उस समय नहीं रुकता, तो हम उसको और भी गहरी मार मारने वाले थे। अभी तक तो हमारे नेवी के सेट ही यूज नहीं हुए थे, हमारे एयरफोर्स के पूरे सेट यूज नहीं हुए थे, हमारे आर्मी के ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स यूज ही नहीं हुए थे। सिर्फ लिमिटेड कार्रवाई चल रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल में, और थोड़ा सा जो वर्किंग बॉर्डर बोलता है जम्मू रीजन में वो। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी मार खाने से बच गया। और ये अच्छा हुआ कि उसने फ़ोन उठा के हाथ जोड़ दिया हमारे डीजीएमओ को कि साहब ये आप जंग रोक दीजिए। मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जब हमने टेररिस्ट टारगेट को स्ट्राइक कर दिया था तो हमने उसको ऑफ रैंप दिया था कि हमने बोला भाई हमने टेररिस्ट टारगेट हिट करे हैं, हम कोई और अभी एस्केलेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उसके एवज में एक भारी काउंटर अटैक किया भारतीय सेना के ऊपर, और उसके एवज में फिर हमने इसको एक मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था जी बिल्कुल पाकिस्तान की आर्मी को एंगेज करने का। फैक्चुअल गलती भी है राहुल गांधी के बयान में सर, मुझे भी जनरल कुलकर्णी ने भी ठीक याद दिलाया आपने। देखिएगा सौरभ जी, क्या ट्रंप ने मोदी जी से बातचीत की? नहीं की। बातचीत किसकी हुई? पाकिस्तान के डीजीएमओ की, अपने डीजीएमओ के साथ। तो अब कहाँ पे बात हुई सरेंडर और नरेंद्र, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो ये जिस तरह की बातें हैं, दीज आर लूज टॉक्स which must be totally avoided। और लोकतंत्र है, आपको बात करने की पूरी आज़ादी है, तो उसके ऊपर कुछ तो ये होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन, कुछ तो अपनी समझदारी होनी चाहिए कि आप देश के बारे में बात। और फिर उसके ऊपर कई बार हिपोक्रेसी हम देखते हैं। हम फौज के बारे में कुछ नहीं कह रहे, हम तो उनके लिए कह रहे हैं। गलत। वो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और जो वो देश का नेतृत्व, क्या वो लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं, फौज लड़ रही है। तो अब इस तरह की बातें जब करते हैं तो पूरे देश के ऊपर इस तरह, और मजाक जिस प्रकार से उन्होंने कहा वो मजाक लगा, जिस प्रकार से सार्कास्टिकली कमेंटिंग विच इज एब्सोल्युटली अनवारंटेड। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए, और माफी मांगने में फायदा होएगा बनिस्पत इस बात को खींचना कि नहीं सरेंडर। राहुल गांधी शुड अपोलोजाइज। राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की माफी मांगनी चाहिए। इससे आफ्टर ऑल सरेंडर किसने किया? पाकिस्तान ने सरेंडर किया। फोन किसने किया? पाकिस्तान ने फोन किया। क्या हमने फोन किया? बिल्कुल फोन नहीं किया, पाकिस्तान ने फोन किया। उनके डीजीएमओ ने कहा कि हमें बार बार ये लड़ाई रोकी जाए। तो इस तरह की बातचीत करना बहुत गलत और निंदनीय मैं कहूंगा। आपने भी कहा कि राहुल गांधी ने जैसे हंसते हुए कहा, तो राहुल गांधी ने जो बात कही वो शायद एक ऐसे कॉमेडियन का जोक था जिस पर कोई नहीं हंसा। और राहुल गांधी को अगर भारत की सरकार पे भरोसा ना हो, भारत के विदेश मंत्रालय पे भरोसा ना हो, तो कम से कम राहुल गांधी को भारत की सेना के बयानों पर तो भरोसा होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इस किस्म के बयान देते हैं तो या तो आप किसी को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं, या फिर आप किसी खुशफहमी में रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं।